तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज तक आपको मैंने न जाने कितनी कहानियाँ सुनाई, न जाने कितनी कहानियाँ अपने अलग अलग चैनल पे सुनी, और हर कहानी को आप एक मैसेज के रूप में लेते हैं कि हम गलती करेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे इस शख्स ने ये गलती कर दी। लेकिन वास्तव में आज जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये अपने आप में कहानी नहीं है। मेरी तरफ से एक पहल की गई है और इस पहल में आप लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि कहानी एक ऐसे पीड़िता की है और कायदे से एक पूरा पीड़ित परिवार है जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, और इंसाफ दिलवाना हम लोगों का काम है। क्योंकि हम लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोग उसको देखेंगे, शेयर करेंगे, अलग अलग जगहों पे चलाएंगे, तभी शायद अगर कुछ होना होगा हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो वास्तव में एक बार आप हैरान हो जाएंगे कि आज के टाइम में ऐसा कुछ हो रहा, जहाँ पे लोग इतनी दलीलें देते हैं, इतनी बातें करते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। और इस कहानी में जितने भी नाम लिए जाएंगे वो नाम काल्पनिक हो गए, चूँकि मामला ही ऐसा है। कहानी राजस्थान की है। राजस्थान में एक जगह लगती है, एक ज़िला है श्री गंगानगर, और इसी श्री गंगानगर में एक गांव है सावलसर गांव, और बात दिसंबर महीने की है, साल 2023 की, यानी पिछले साल की। दरअसल इसी सावलसर गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 4 या 5 लोग। एक शख्स था जिसका नाम आप दिनेश मान लीजिए, उसकी वाइफ सुनीता, उसकी एक बहन ज्योति, और साथ ही उसकी माँ, उसके फादर ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। दिसंबर महीने की बात है, अचानक से जो दिनेश थे, उनकी जो वाइफ थी सुनीता, खुद को आग लगा लेती है। अब खुद को आग लगाने के बाद घर वालों ने जैसे तैसे करके आग पे काबू पाया, उसको लेके फ़ौरन हॉस्पिटल जाया गया। अब जैसे ही सुनीता हॉस्पिटल जाती है तो 2 तरह की बातें होती हैं। पहली कवायद शुरू होती है कि सुनीता को बचाया जाए, और दूसरी कवायद शुरू होती है कि आखिर सुनीता ने ऐसा किया क्यों। और उसमें भी एक सवाल जो लगातार उठ रहा था कि कहीं सुनीता ने ही किया या फिर परिवार वालों ने ही दहेज के लिए कर दिया। तो मामला चूंकि पुलिस का था तो पुलिस भी आती है। आने के बाद अब इंतज़ार हो रहा था कि सुनीता ठीक हो तो फिर उसका बयान दर्ज करें। तब तक ससुराल पक्ष वालों पे दबाव बनाया गया कि आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, हमेशा पुलिस की निगरानी में रहेंगे। मायके वालों को भी लगा कि शायद ससुराल वालों ने ही कुछ किया, उन्होंने केस दर्ज कर दिया। अब इधर केस दर्ज हुआ, मायके वालों को लग रहा था कि ससुराल वालों ने कुछ किया है या फिर जलाया है या फिर उकसाया है। लगातार तरह तरह की बातें होने लगी। केस स्ट्रांग था, पुलिस वाले कार्रवाई करना शुरू करते हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे ही 2 दिन गुजरता है, सुनीता लगभग झुलस गई थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत उसमें जान बाकी थी, और डॉक्टर्स ने मेहनत की और एक बार उसको होश में लाया। अब जैसे ही उसे होश में लाया तो मायके वाले तो ये मान के चल रहे थे कि ससुराल वालों ने ऐसा कुछ किया, लेकिन ससुराल वाले जवाब चाहते थे, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि हमने नहीं किया। तो जब फिर उससे पूछा गया, उस महिला से, सुनीता से, कि तुमने ऐसा क्यों किया और ख़ुद को इस तरह से जलाने के पीछे क्या वजह थी, तब उसने जो कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद तो कायदे से चाहे वहाँ पे मौजूद डॉक्टर हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे मायके पक्ष वाले, चाहे ससुराल पक्ष वाले, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और यहीं से कहानी पहुँच जाती है 2 महीने और पहले। दरअसल 2 महीने पहले ये जो सुनीता थी, चूँकि घर में वॉशरूम वगैरह था नहीं, तो अक्सर बाहर जाया करती थी। अब बाहर गई और वहीं पे उसने अपना जो शौच वगैरह था वो कुछ किया। इसी दौरान गांव के 3 लड़के उसका वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद सुनीता से कहते हैं कि अब इस वीडियो को हम सोशल मीडिया पे डालेंगे और पूरे गांव में फैला देंगे। ये शब्द सुनीता ने सुना, उसके तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, काटो तो खून नहीं। गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, कह रही कि इस वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए, प्लीज़ कहीं भेजिएगा मत। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हमें उसकी कीमत चाहिए। सुनीता ने कहा कि क्या? तो उस पर उन लोगों ने कहा कि हमें तुम्हारी इज्जत आबरू चाहिए। यानी उस वीडियो को डिलीट करने के बदले वो लोग इस महिला के साथ एक रात गुजारना चाह रहे थे। सुनीता मना कर देती है। जैसे सुनीता मना करती है, उसके बाद ये तीनों लोग कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, हमारे साथ एक जगह चली चलो, तब वहाँ डिलीट कर देंगे।
सुनीता शायद समझदार नहीं थी या फिर इज्जत आबरू को बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। चली जाते हैं इन तीनों के साथ और वहीं पे ये तीनों उसके साथ रेप करते हैं, गैंग रेप। अब तीनों ने गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद पूरा वीडियो बना लिया। यानी अब तक जो मामला शौच और ये ऐसी चीज़ों का था, अब वो एक फिजिकल इंटीमेशन का वीडियो बन चुका था। अब यहाँ से ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले अब उससे कहा गया कि जब जब हम लोग कहेंगे तब तब तुम्हें आना होगा, और अगर तुमने किसी को बताने की गलती की तो फिर होगा तो कुछ नहीं, हमारे के खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाएगा नहीं, किसी में दम नहीं है। लेकिन हाँ, ये वीडियो जितने हैं तुम्हारे, ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसे फैलेंगे जैसे कोई खबर फैलती है। सुनीता डर गई। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही अपने पति दिनेश को बताती है, ना अपने सास ससुर को बताती है। जब जब ये लोग उसको बुलाते तब तब वो जाती, ब्लैकमेल होती रही, लगातार उसके साथ यौन शोषण कहें या फिर रेप कहें होता रहा। वो लोग भी कई महीनों तक सुनीता से अपनी भूख मिटाते हैं। भूख मिटाते मिटाते जब उनका मन भरा, तब उस दौरान उन तीनों की जो नज़र थी वो सुनीता की ननद पे पड़ती है, जिसका नाम मैंने ज्योति बताया था। अब जब ज्योति पे उनकी नज़र पड़ी तो चूँकि ज्योति देखने में खूबसूरत लगी उन्हें, और उनके मन में ये कामवासना दौड़ी कि अब ज्योति को भी शिकार बनाया जाए। लेकिन शिकार कैसे बनाए, तो उसके लिए फिर उन्होंने एक दूसरा जाल बुना। उन्होंने सुनीता से कहा कि अगर तुम एक बार ज्योति को ला दो तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारा वीडियो डिलीट कर देंगे। अब ये लाइन जब सुनीता ने सुनी, पहले तो वो मना करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार ज्योति से आप पूछ लो, अगर वो कहे तो ठीक है, ले आना। सुनीता जाती है और ज्योति का पैर पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी इज्जत बचा लो। ज्योति भी सोचती है कि चलो अब वीडियो बन ही गया है और अगर वायरल हो गया तो बड़ी बदनामी होगी, एक बार चलते हैं, बात करके देखते हैं, शायद कुछ बीच बचाव निकल जाए। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं कहा था, बस कहा था कि ज्योति से एक बार बात करवा देना, सामने से मुलाकात करवा देना। ज्योति भी जाती है। अब जैसे ही ज्योति जाती है, जाने के बाद पहले वहाँ पे एक शख्स मौजूद था। उसने बातचीत शुरू की, कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पाने का बस यही एक तरीका था, मेरे पास एक तरीका यही मात्र बचा था। ज्योति बस सुनती जाती और कहती कि वीडियो डिलीट कर देना और कर दो अभी। इसी दौरान वहाँ पे दो और लोग आ जाते हैं। उसके बाद दोनों लोग ज्योति को पकड़ते हैं, तीसरा उसके साथ गैंग रेप करता है। उसके बाद वो बाकी जो दो बचते हैं वो पकड़ते हैं, फिर एक दिन गैंग रेप करता है। ऐसे ऐसे करके ज्योति के साथ भी उस दिन कई बार गैंग रेप हुआ और गैंग रेप का भी वीडियो बना लिया गया और ज्योति को भी कहा गया कि अब जितनी बार बुलाएंगे तुम आ जाना, और अगर नहीं आओगी तो फिर तुम्हारा वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ जब ज्योति के साथ हुई तब ज्योति ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, अगर आप मुझे ना फंसाती तो मेरे साथ रेप नहीं होता, और आपने मेरा रेप करवा दिया। तो एक तरफ महिला प्रताड़ित की जा रही थी, एक तरफ उसका शोषण हो रहा था, उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, और दूसरी तरफ चूँकि उसके ननद के साथ भी गलत हुआ, लिहाजा ननद ने टॉन्ट किया। इसी वजह से फिर वो दुखी हो गई और उसे लगा कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए, और यहीं से उसने फिर अपने आप को आग के हवाले कर दिया और प्लान किया कि मैं आज सुसाइड अटेम्प्ट करती हूँ। ये तो रहा कहानी का 10%। अब ये तमाम बयान जब उस महिला ने दिया तो फ़ौरन लोगों का गुस्सा फूटा। डॉक्टर्स मौजूद थे वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे। फ़ौरन केस दर्ज किया गया। इधर डॉक्टरों से कहा गया कि इस महिला को जल्दी बचाया जाए, इसका इलाज किया जाए। लगातार इलाज होता रहा, लेकिन अब लगभग हिस्सा जल चुका था। सच्चाई निकलने तक ही शायद उसमें जान बाकी थी। थोड़े टाइम बाद जो सुनीता थी वो दम तोड़ देती है, यानी उसने जो किया था अपने साथ वो मुकम्मल हो जाता है, सुनीता की मौत हो जाती है। लेकिन अब इस पूरे कांड में एक चश्मदीद और एक पीड़िता जीवित थी, जिसका नाम था ज्योति। ज्योति जो थी, अब चूँकि FIR दर्ज हो चुकी थी, तब ज्योति को उम्मीद थी कि शायद उसे इंसाफ मिलेगा, और जो कुछ हुआ, जो भाभी की जान गई, उसके बदले जो आरोपी हैं उन्हें सज़ा मिल जाएगी। उसके बाद ज्योति ने और परिवार वालों ने पैरवी करनी शुरू की। सबसे पहले पुलिस के पास गए। जब पुलिस के पास गए तो पुलिस वालों ने समझा बुझा के भेज दिया और कहा कि इस केस में कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये शब्द, चूँकि जो ज्योति थी वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, जानकार थी, उसने दुनिया देख रखी थी। जो निर्भया वाला कांड था उसको भी उसने देख रखा था। उसे यकीन था कि शायद पुलिस वाले इंसाफ करेंगे।
लेकिन जब लोकल पुलिस ने ये लाइन बोली तब ज्योति का थोड़ा सा हौसला डगमगाया। उसने सोचा अब क्या करें। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगातार वो परेशान, पैरवी पे पैरवी किए जा रही है, लगातार थाने के चक्कर लगा रही है, कह रही कि साहब मेरा मेडिकल करा लो, मेरा रेप हुआ है, मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही, मेरे पास कुछ सबूत है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। लेकिन ना ही पुलिस वाले उस महिला जिसकी मौत हो गई उसके बयान को नोट करते हैं, ना ही ज्योति जो खुद जीवित थी और चलता फिरता सबूत थी, ना ही उसकी बातों को ध्यान देते हैं। मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने लगते हैं। अब ज्योति जब ये चीज़ देखती है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा और उसको दबाया जा रहा, उसके इंसाफ दिलाने के लिए कोई पुलिस वाला कुछ कर ही नहीं रहा, तो ज्योति ने सोचा कि एक काम करते हैं, चलते हैं एसपी साहब से बात करते हैं और पूरा मामला समझाते हैं। उसके बाद ज्योति पहुंच जाती है एसपी ऑफिस और पहुंचने के बाद वहाँ पे पूरी बात बताती है। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब ये लाइन सुनते हैं कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ और उसकी भाभी ने कुछ टाइम पहले सुसाइड अटैम्प्ट किया और ज्योति भी लगभग उसी का आधार पे है, ज्योति ने ये तक कह दिया कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो फिर थोड़ा सा वो घबराते हैं। घबराने के बाद फिर कहते हैं कि भैया कार्रवाई की जाए। एसपी साहब का आदेश हुआ। जो डिप्टी एसपी थे वो भी कहते हैं कि चलो कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब नियत हो, और नियत ना होने के पीछे भी वजह थी, वो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। दरअसल जब डिप्टी सीएम जो डिप्टी एसपी थे उनसे कहा जाता है कि कुछ करो, तो उन्होंने उस महिला यानी उस लड़की ज्योति से कहा कि एक काम करो, तुम जाओ अपना मेडिकल करवा के आओ। आमतौर पे पुलिस लेके जाती है, यहाँ इससे कहा गया कि जाओ करवा के लेके आओ। उसके बाद इसने पूछा कब, तो इसने कहा कि संडे के दिन चले जाना। अब संडे के दिन जहाँ पे मेडिकल होना था जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि वो तो संडे के दिन बंद रहता है। लेकिन उसे अब ये बात भी तुरंत नहीं पता। सुबह की गई शाम तक बैठी रही कि अब कोई डॉक्टर आएगा, अब मेडिकल होगा, अब कोई डॉक्टर आएगा, अब मेडिकल होगा। ना कोई डॉक्टर आया, ना ही कोई मेडिकल करने वाला। उसके बाद फिर चली जाती है शहर के एक हॉस्पिटल, वहाँ पे कि मैं अपना मेडिकल करवा लूँ। वहाँ पे भी उसके साथ ऐसा ट्रीट किया गया कि मानो ये पीड़ित नहीं है बल्कि ये खुद आरोपी है। ये तमाम चीज़ें लगातार करती ही रही, लगातार बेचारी दौड़ती रही, लगातार परेशान, इधर उधर दर बदर ठोकरें खाती रही, कभी किसी और के पास, कभी किसी और के पास। सब लोग आश्वासन देते कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब आरोपी का नाम सुनते तो फ़ौरन मना कर देते। और उसके पीछे कारण था कि जो आरोपी है वो किसी मंत्री का रिश्तेदार है। इस वजह से ना तो पुलिस वाले इस मामले में आगे बढ़ना चाह रहे थे, ना ही कोई मीडिया वाला तवज्जो देना चाह रहा था। वक्त गुजरता चला गया, पूरा जनवरी बीत गया, पूरा फरवरी बीत गया। इधर लगातार ये धीरे धीरे जब लड़की दौड़ रही थी अपने ही रेप के लिए, न्याय की गुहार लगा रही थी, तो कुछ लोगों तक भी बात गई। बात जाने के बाद लोगों का भी गुस्सा फूटा। लोग भी थोड़ा सा इस केस को कहते हैं कि कार्रवाई हो, नहीं तो हम धरने पे बैठेंगे। तब डिप्टी साहब को लगा कि ये तो मामला फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चलो FIR दर्ज कर लो। सोच के देखिए कि कब से, दिसंबर से कहानी चल रही है। एक महिला बयान दे के मरी, उसके बाद फिर कहा गया कि चलो बयान हो गया है, काम करो FIR दर्ज करो। इनसे पूछा गया कि कितने लोग थे। इस लड़की ने कहा कि 3 लोग। FIR 2 लोगों के खिलाफ हुई। जो मंत्री का रिश्तेदार था उसको निकाल दिया गया उस केस से बाइज्जत। कहा गया कि नहीं, ये नहीं था। ना ही कोई जांच हुई, ना ही कोई मामला कोर्ट में गया। पुलिस वाले खुद ही वकील बनते हैं, खुद ही जज बनते हैं और उसको निकाल देते हैं। इधर जब उन लोगों को पता चला कि ये लोग केस की पैरवी कर रहे हैं और मामला खींच के कोर्ट तक ले जाने के चक्कर में है, तो उस दौरान उन लोगों ने फिर इन लोगों को परेशान करना शुरू किया। लगातार दबाव बनाने लगे कि अगर तुम केस करोगे तो हम ये करेंगे, हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे भाई को मरवा दिया जाएगा, तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा। जब जब ये पुलिस से बताते कि हमें धमकी दी जा रही, तो पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों का सुर में बोलते कि आप अगर या तो लड़िए, नहीं तो अगर डरना है तो अपने हिसाब से डरिए, हमेशा हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब होने लगी और मुख्य आरोपी जो था उसका नाम जब इस केस से निकाल दिया गया, तो फाइनली अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल को जो ज्योति थी वो तमाम लोगों को बुलाती है। उसमें से 4 बड़े न्यूज़ चैनल थे। उन तमाम लोगों के सामने फिर जो कुछ हुआ, अभी तक मैंने जितनी कहानी आपको बताई, ये तमाम कहानी वो बताती है। कैसे उसके साथ रेप हुआ, कैसे पुलिस उसको घुमा रही है, कैसे उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। चारों के जो न्यूज़ चैनल वाले थे ऑन द कैमरा बाकायदा अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाती है, न्याय की गुहार लगाती है।
उसे उम्मीद थी कि शायद इस खबर को भी चलाया जाएगा, चूँकि निर्भया वाले को चलाया गया था, तो जोड़ के देख रही थी। लेकिन ये न्यूज़ वाले भी उसका गला घोट देते हैं, कहीं नहीं चलाते। और जब ये चीज़ें हो जाती है तो होने के बाद 12 घंटे तक वो लड़की इंतज़ार करती है, लेकिन जब उसे कहीं इंसाफ नहीं मिला तब 12 घंटे बाद पहले तो एक फंदा तैयार करती है। तैयार करने के बाद अपने गले में फंदा लगाती है, अपने हाथ की नस काटती है। उसके बाद अपनी जीवन लीला इसलिए समाप्त कर देती है क्योंकि उसके साथ गलत काम हुआ था, उसके साथ गैंगरेप हुआ था, लगातार उसे ब्लैकमेल किया गया। क्योंकि एक मंत्री का रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व था, इस वजह से ना पुलिस वाले कुछ करते हैं, ना ही मीडिया वाले चलाते हैं, और बस मामले को ढक दिया जाता है। और आज भी उस लड़की की कायदे से कहें, अभी तो कल ही उसका अंतिम संस्कार हुआ। जो रूह है शायद इसी वजह से भटक रही है कि कोई तो इस घटना को तवज्जो दे दे और कोई उस मंत्री के रिश्तेदार को गिरफ्तार करवा ले। चार्जशीट उठा के देख लीजिए, कुछ भी उठा के देख लीजिए, उसका नाम तक नहीं। और ये लड़की लगातार मीडिया के सामने चीख चीख कर कहती रही, बाकायदा उसने अपना इंटरव्यू दिया कि 3 लोग थे और ये थे, लेकिन सब जगह से उन तीनों में से उस आरोपी का नाम गायब कर दिया गया। तो आपसे यही उम्मीद है कि इस घटना को थोड़ा सा आप लोग तवज्जो दीजिए, इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। और बड़े बड़े चैनलों में से किसी ने भी दिखाया नहीं, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि दिखाते हैं, जो होगा होगा, और आप लोग साथ हैं तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, जो होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल ये थी एक बेहद खौफनाक घटना, और आप लोग ज़रूर इससे जुड़िए, इस पर कुछ कीजिए। मैं भी अपने हिस्से और अपने तरीके से देख रहा हूँ क्या कुछ हो सकता है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, अगर कुछ अपडेट होता है तो ज़रूर बताऊँगा। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने देश का ख्याल रखिए, और जय हिंद, वंदे मातरम।